नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लास में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार बच्चों, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास कक्षा 11 के लिए इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आ चुका हूं और आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, मैं आपको इनको बता दूं। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मापक होता है वो जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त, इस वृत्त के केंद्र, यहां की जो माप है, केंद्र की माप, इसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। समझ गए होंगे, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक, केंद्र की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें एक आता है समांतर माध्य, समांतर माध्य। दूसरा आता है माध्यिका। तीसरा मापक है बहुलक। और भी बहुत सारे हैं, जैसे चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक माध्य, है ना। चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक, इसको हम कहते हैं Q1, और फिर तृतीय चतुर्थक, इसको हम कहते हैं Q3। अब देखिए ना, इसको हम बड़े में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे Q1 और Q3, और छोटे में लिखा है मैंने, ठीक है। तो यही इनको जो है निरपेक्ष माप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष माप, निरपेक्ष मापक, ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो है सापेक्ष मापक होते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी अपकिरण की माप। अपकिरण की जो माप होती है, अर्थात परिधि की माप होती है। ये जो बिंदु है, ये परिधि पर है, इसको कहेंगे अपकिरण की माप। वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंटर की माप। यह है अपकिरण की माप, अपकिरण के मापक। अपकिरण के मापक में एक है माध्य विचलन, यह हम आपको बताने वाले हैं बहुत जल्दी। और दूसरा है प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन। तो ये चीज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुलक। हमने आपको माध्यिका बताई थी। माध्यिका को हमने 3 श्रेणियों में आपको गणना करना सिखाया था। आज बहुलक की गणना करना हम सिखा रहे हैं। पहली श्रेणी है हमारी व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना, दूसरी श्रेणी है असतत श्रेणी में बहुलक की गणना, और तीसरी श्रेणी है सतत श्रेणी में बहुलक की गणना। तो यहाँ देखिए, पहली श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें व्यक्तिगत अंक लिखे हैं, ये रेखा में हो सकते हैं, ये कॉलम में हो सकते हैं, कल बताया था हमने। अगर आपको ये जो है इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो ये रेखा में लिखे हुए हैं,
2 4 6 8 7 6 9 6 4 8 6। तो ये बहुलक कि इसमें इस व्यक्तिगत श्रेणी में हमें बहुलक का मान ज्ञात करना है। ये व्यक्तिगत श्रेणी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है 2 नंबर में, आप जान लीजिए। चलिए मैं आपको बताता रहा हूँ क्या है। बहुलक ज्ञात कीजिए या बहुलक की गणना कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए और यही अंक लिखे हैं 2 4 6 8 7 6 9 6 4 8 6 अभी अंक लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं बहुलक किसे कहते हैं। जो अंक किसी समकमाला में अथवा श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, या ये कहें जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है किसी समकमाला में उसे बहुलक कहेंगे। यहाँ पे अब आपको देखना है कि इन अंकों में कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए 6 1 6 2 6 3 6 4, 2 एक बार है 4, 2 बार है 8, 2 बार है ना, और बाकी सब अंक एक एक बार है। तो यहाँ पे 6 जो है उसकी आवृत्ति 4 है। तो यहाँ पे जेड बहुलक का प्रतीक है जेड। इसका जो मान है कितना है 6। कितना सिंपल है, सोच लीजिए। केवल आंखों से देखकर ही इसको ज्ञात किया जा सकता है, बहुत सरल है ना। ये ना तो चरम पदों से प्रभावित होता है न ही माध्यिका की तरह। चलिए, है ना, बहुलक हो गया ये व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। अब सतत श्रेणी जिसमें वर्गांतर नहीं होते, इसमें देखिए किस अंक की आवृत्ति यानी बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये 40 जो है इसकी आवृत्ति 17 है, सबसे अधिक है, अर्थात जेड का मान क्या होगा 40 होगा। ये भी बहुत आसान है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 पद समान आवृत्ति वाले हो सकते हैं, तब हमको विश्लेषण तालिका की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ये है सतत श्रेणी जिसमें वर्गांतर होते हैं, उसको हम कह रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। आवृत्तियां वही लिखी है 3, 9, 11, 17, 8, है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि बहुलक का वर्गांतर ये है। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक आवृत्ति 17 यहां है, तो अंतर्वेशन सूत्र के द्वारा इसको हल करेंगे। ठीक है, बहुलक का अंतर्वेशन सूत्र। ठीक है, तो इन तीनों सवालों को मैं विस्तार पूर्वक आपको समझा रहा हूं, है ना, आप ध्यान से समझेंगे। ये असतत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की गणना, अब इसको हम समझाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका पेपर में 16, 15 जो भी आए, आप देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये छात्रों का भार किलोग्राम में लिखा है, इधर छात्रों की संख्या दी है, और देखिए भार जो है किलोग्राम में है, तो 36 किलो, 40 किलो, 44 किलो, 48 किलो, 52 किलो, 56 किलो और 60 किलो।
अब इनमें 36 किलो के जो छात्र 10 है, जिनका भार 36 किलो है। जिनका भार 40 किलो है, ऐसे छात्र की संख्या 13 है। जिनका भार 44 किलो है, ऐसे छात्र की संख्या 9 है। जिनका भार कितना है, 14 मतलब 48 है, उन छात्रों की संख्या कितनी है, 14 है। जिनका भार 52 है, उन छात्रों की संख्या 6। इसी प्रकार 56 और 60 के जो किलोग्राम के छात्र है, तो 56 वाले 7 हैं और 60 वाले 5। तो ये इस तालिका में दे रखा है। इसको आप सारणी भी कह सकते हैं, इसको आप समंग माला भी कह सकते हैं, इसको आप सरणी भी कह सकते हैं, और टेबल टेबल कहलाता है इंग्लिश में तीनों को। तो यहां हमने क्या करना है, बहुलक की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए आइए। इसी ये जो असतत श्रेणी है, इस असतत श्रेणी में हम बहुलक की गणना आपको समझा रहे हैं। देखिए ऊपर लिखा है क्वेश्चन, छात्रों का भार 36 किलो, 40 किलो, 44, 48, 52, 56, 60। उनके छात्रों की आवृत्तियां दे रखी है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति या वारंवारता दे रखी है। छात्रों की संख्या दे रखी है 10, 13, 9, 14, 6, 7 और 5। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है बहुलक की गणना। जो आपका प्रश्न है उसका लिख लीजिए प्रश्न। अगर ये 16 है, 16 का हल, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। और यहां लिख लीजिए बहुलक की गणना। समझ गए। अब आपको क्या करना है, तालिका को देखिए। तालिका इसी प्रकार से अपने एग्जाम में बनानी है। आपकी कॉपी पे रूल खिंचे हुए होते हैं, यानी लाइन वाली कॉपी आपकी होती है। इस तरीके से आप बनाइए। और ये हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लिखा हुआ है। यहाँ हमने भार दे रखा है, यहाँ छात्र की संख्या देनी है। तो इन कॉलम का हम क्या करेंगे, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में, पहले कॉलम में हम 2-2 करके जोड़ेंगे इनको, ठीक है। दूसरे कॉलम में भी 2-2 करके जोड़ेंगे। तीसरे कॉलम में हम 3-3 जोड़ेंगे, इस वाले कॉलम में, यानी ये चौथा कॉलम है, इसमें कितने जोड़ेंगे, 3-3। पांचवें में भी 3-3, और आवश्यकता हुई तो 4-4 और 5-5 करके भी जोड़ेंगे। और कैसे जोड़ते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले इसको देखिए, इसमें सबसे अधिक अंक कौन सा है, 14, यही है। अर्थात पहले कॉलम में जो बहुलक है वो है 14। अब विश्लेषण तालिका में आ जाएगा ना, यहाँ पे ये अधिक हो गया। अब हम 2-2 करके जोड़ रहे हैं, ये 2 है, इन दोनों को जोड़ना है। फिर ये 2 है, इन दोनों को जोड़ना है। फिर ये है ना, ये 2 हो गए, ये जुड़ गए। फिर ठीक है, इसमें यानी इन 2 को जोड़ना है, ये नहीं है तो छोड़ो इसको। अब इस वाले कॉलम में जोड़ देंगे 13, 10, 23। तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 23, हो गया। ये कितना हो गया, ये भी 23 है, 14, 9, 23, ठीक है। और ये कितना है, 7, 6, 13। नीचे वाले से रह गया। अब इसमें बहुलक में कौन कौन है, एक पद ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 पद है, ठीक है। 23 सबसे अधिक है। अब हम 3-3 करके जोड़ रहे हैं, ठीक है, 2-2 करके जोड़ते हैं। अब इनको जोड़ेंगे 2 को, और फिर इन 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर इन 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ 9, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22, 13, 9, 22। अब इनको जोड़ेंगे और ये हो जाएगा कितना, 14, 6, 20, और 14, 6, 20 हो गया, और 7, 5, 12। तो ये हमने 2-2 करके जोड़ लिया। इसमें बहुलक कौन सा है, इसमें बहुलक कौन सा है, 40 है और 44 है।
ये दो पद बहुलक हैं, ठीक है। जब विश्लेषण तालिका बनाएंगे तब आपके समझ में आएगा और ज्यादा। अब तीन तीन जोड़ना है, ये तीन पद और फिर ये तीन पद, इनको जोड़ना है। तो ये हो गया कितना, यहाँ पे आप इस तरीके से ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने दो को जोड़ा है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, है ना। यहाँ हमने जोड़ा इसको तो ये लगा सकते हैं आप ऐसे, ठीक है, समझ रहे होंगे, है ना। अब हमने तीन तीन जोड़ने हैं, इन तीन पदों को जोड़ना है। 23 9 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 6 20 7 27। 27। अब आगे रह गया एक अंक, तो छोड़िए उसको। अब फिर इन तीन को जोड़ना है, ये वाले तीन, फिर ये लास्ट वाले तीन, ये तीन जोड़ेंगे तो 22 और 4 26 और 10 36 हो जाएगा। और इन वाले तीन को जोड़ेंगे तो 13 5 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 4 करके जोड़ेंगे या 3 3 करके फिर से जोड़ सकते हैं। ये पहले हमने तीन ये जोड़े, फिर तीन ये वाले जोड़े, अब तीन ये वाले जोड़े और ये तीन तीन भी दो दो बार जोड़ लिया। अब 4 4 बार जोड़ ले, है ना, तो ये एक ही हो जाएगा, है ना। तो छोड़िए इसको, अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ भी सकते, कोई परेशानी भी नहीं है, ठीक है। अभी हमने कौन से तीन जोड़े थे, ये वाले, अब ये वाले तीन जोड़ देंगे। चलिए क्या करना है, नहीं जोड़ते, 4 4 में ये आ गया, ठीक है, 4 4 करके जोड़ देते हैं तो नीचे वाला छूट जाएगा। 23 9 32 4 36 10 46। तो यहाँ से लेके ये 4 अंक हमने, ये 1 2 3 4 और इसका हो गया 46। अब हम विश्लेषण तालिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विश्लेषण तालिका। तो ये तो आपने देख लिया इसको। अब ये विश्लेषण तालिका हम बनाएंगे। तो विश्लेषण तालिका जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से हम विश्लेषण तालिका बनाएंगे। यहां लिखेंगे कॉलम, ये कॉलम है। तो पहला है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, तीसरा है थर्ड, चौथा है फोर्थ, फिर है फिफ्थ, फिर है सिक्स। ये हो गया हमारा, ठीक है, देख लीजिए। इसके नीचे बनाना है, ये आपको चमक रहा होगा। अब इसमें ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे वो लिखेंगे अंक, या कोई बात नहीं है, एक ही चीज है, सेकेंड थर्ड, है ना। तो यहाँ पे हम योग कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कितना, 40, फिर है 36 40 44 48 52 56 और 60। यहाँ पे लिखना है 36, कितना लिखना है 36, यहाँ पर 40, यहाँ पर 44, यहाँ पर 48, यहाँ पर 52, यहाँ पर 56 और यहाँ पर 60। ये हमारी विश्लेषण तालिका है। क्या है ये, विश्लेषण तालिका। अब आपको ये बताऊं मैं कि हमें ये सब कुछ करना क्यों पड़ रहा है। देखिए, ये जो तालिका हमने बनाई है, जिसमें हमने पहले दो दो करके जोड़ा 2 बार, फिर 3 3 करके जोड़ा, फिर 4 4 करके जोड़ा, ये इसलिए हमने बनाई है ताकि हम जान सकें कि पदों का जो संकेंद्रण है, अर्थात पद एक दूसरे के करीब जो इकट्ठे हो रहे हैं वो किन पदों के करीब इकट्ठे हो रहे हैं, यानी उनका संकेंद्रण कहाँ पर हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि 14 सबसे अधिक है और बहुलक जो है क्या होगा, 48 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी आंख का धोखा हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में आंसर कोई दूसरा भी हो सकता है। इसीलिए हमने ये यानी कि इसको तालिका को बनाया है
ठीक है, ताकि हम ये जान सकें कि बहुलक पद कौन सा है और अधिकतम पदों का संकेंद्रण किसके पास किस पद के साथ में हो रहा है। देखिए, अब ये जो हमने देखा, यहाँ पे तो 14 बहुलक है, तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें कौन है 48, तो 48 में हमने एक लाइन खींच देना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको वही टैली चिन्ह, तो ये तो हो गया ना। अब दूसरे कॉलम में देखते हैं कि सबसे अधिक कौन सा, तो 2 है, 36 भी है, 40 भी है और 44 भी है, 48 भी, तो इनमें एक निशान लगा देंगे दूसरे कॉलम में, ये तो खाली हो गया। यहाँ पे 36 भी एक है, 40 भी एक है, 44 भी एक है और 48 भी एक है, तो एक एक लग गया और बाकी सब खाली। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो ये भी हो गया, इसमें दो सबसे अधिक है, इसमें 22 अधिक है और ये 22 किसकी है, 13 और 44 की, यानी 40 और 44 की। तो थर्ड कॉलम में ये 40 भी है और 44 भी है, बाकी कोई नहीं है। अब ये भी हो गया 22 वाला। अब ये 32 सबसे अधिक है, तो 32 में कौन कौन है, 36 है, 40 है, यानी 36 है, 40 है और 44 है, बाकी कोई नहीं है। ये हो गया। अब ये 36 वाला है, तो 36 वाले में ये 4 है, कौन कौन से हैं, पांचवें कॉलम में है 36, 40 और फिर 44 और फिर 48, बाकी नहीं है। ठीक है, अब एक यहां छोड़ देंगे, ऊपर एक छोड़ देंगे, नीचे के 4 जोड़ लेंगे। ठीक है, एक ऊपर के छोड़ देंगे वाला और ये नीचे के 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें कौन है, 13, 9, 22, इसमें फिर 14 भी आ जाएगा और ये सब आ जाएंगे 40, यानी 13, 9, 22 और 4, 26, 2, 36, 6, 38, तो इन चारों का योग हो जाएगा 38, है ना। यहाँ 46 है, तो 46 सबसे अधिक है, तो 46 वाले में कौन कौन है, 46 में ये 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सबसे अधिक आवृत्ति किसकी हुई है, इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ इसमें लास्ट वाला जो ये कॉलम है हमारा वी, ठीक है, इसमें सबसे अधिक 46 है और 46 का हमने लगाया है, कोई एक छोड़ दिया क्या, 6 है ही नहीं। ठीक है, 6 है, 6 है और सबको जोड़ रखा है, तो कौन सा छोड़ दिया हमने, 36 वाला जोड़ दिया। 36 में ये 4 है, 3 है, 40 है, 44 है और 48 है, ये कौन सा हुआ, फिफ्थ कॉलम, ये नहीं है, 40 है, ये भी है। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो 4 है, इसमें 36 है ना, तो ये 4 है लास्ट वाले में। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कितने हैं, ये 3 है, 40, पांचवें में 40 है, 36 नहीं, 40 है, 44 है, 48 है, और लास्ट वाला जो है हमारा कॉलम, उसमें 4 है, 36 है, 40 है, 44 है, 48 है, बाकी है नहीं। तो सबसे अधिक आवृत्ति अभी 2 की हो रही है, यानी 44 की भी है और 48 की भी है ना। तो हमें और जोड़ना पड़ेगा आगे। ठीक है, छठा भी जोड़ना पड़ेगा, सातवां भी जोड़ना पड़ेगा, 2 करके 3 बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे, और इस प्रकार विश्लेषण, चूंकि क्वेश्चन हमारे माइंड का है। ठीक है, जो सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति होगी उसको बहुलक कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसकी आवृत्ति केवल 2 है,
इसकी कितनी है? 1 2 3 4 5, इसकी 5 है। इसकी कितनी है? 5। इसकी कितनी है? 5। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा बहुलक है। इसका जो डिसाइड होगा वो तभी होगा जब हम अभी 2 करके और जोड़ें। पहले ये 2 जोड़े थे, फिर इन 2 को जोड़ते, फिर 2 को जोड़ते, फिर 2 को जोड़ते, है ना, फिर 2 को जोड़ते, फिर लास्ट वाले 2 को जोड़ते, इस तरीके से जोड़। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम में जो है इस तरीके का जब सवाल आएगा और आप इस प्रकार से जोड़ोगे ना और फिर विश्लेषण तालिका बनाओगे, तो चूंकि ये बारंबार से हमने स्वयं अपने दिमाग से लिखी है, तो यहाँ थोड़ा सा यही अंतर हुआ है। ठीक है, इसलिए थोड़ा तालिका में, विश्लेषण तालिका में स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं है, आपको सवाल इसी प्रकार से करना है। सवाल किस प्रकार से करना है ये हमने बता दिया। और अगर यह मान लीजिए 44 का एक और आ जाता तो ये सबसे अधिक आवृत्ति हो जाती 6। ठीक है, अगर ये 14 यहां होता तो सबसे अधिक आवृत्ति 13 नीचे होता तो 14 की आवृत्ति सबसे अधिक होती 6 होती, और 44 जो है वो बहुलक होता। समझ गए? ये 40 की अगर आवृत्ति 14 होती और यहाँ 13 होती तो स्पष्ट आ जाता। ये जो आवृत्ति है ये 40 के सामने लिखी होती है, और 13 जो है वो 48 के सामने लिखी होती। तो आप इसको करके देख लीजिए, यहाँ पे आप 14 कर दीजिए इसको, ठीक है, और यहाँ पे इसको 13 कर दीजिए, तो आपको स्पष्ट बहुमत यानी बहुलक विश्लेषण तालिका द्वारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में हम बहुलक की गणना करते हैं। ठीक है, कल हम सतत श्रेणी में आपको बहुलक की गणना सुनेंगे।